अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम साहिवाल में बैठे हैं और आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो एक बहुत ही आम बीमारी है हमारे पब्लिक के अंदर, जिसको हम बवासीर के नाम से जानते हैं या पाइल्स भी हम कहते हैं, हेमराइड्स भी कहते हैं। तो उसका जदीद जो तरीका इलाज है सर्जरी के अंदर, उसके ऊपर हमारी आज की गुफ्तगू होगी। और जिन एक्सपर्ट को हमने स्टूडियो में दावत दी है जनाब, उनका नाम है डॉक्टर वकास एच कुरैशी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में और कंसल्टेंट सर्जन हैं मिशन हॉस्पिटल साहिवाल में। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो सवालात के आगाज़ करते हैं। जी। सबसे पहले तो नाज़रीन को बताइएगा सादा तरीन अल्फाज में कि जनाब हेमराइड्स या जिसको हम पाइल्स भी कह देते हैं वो होते क्या हैं? अच्छा, इसका ये है कि एक हमारे यहाँ जो कॉमन टर्म यूज़ होती है वो होती है बवासीर। ठीक है, हेमरॉइड्स, पाइल्स तो बहुत कम लोगों को पता है कि ये कोई चीज़ भी होते हैं। तो बवासीर को जो जितनी भी पकाने वाली जगह की बीमारियां हैं ना, सबको ये लोग बवासीर ही कहते हैं। ठीक है, अब उसमें फिशर भी हो सकता है, उसमें पेरिनल एब्सेस भी हो सकता है, उसमें इवन कार्सिनोमा तक हो सकता है, कि कैंसर हो सकता है, और उसमें जो है वो हेमराइड्स भी हो सकते हैं। हेमराइड्स भी दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल हेमराइड्स होते हैं, एक एक्सटर्नल हेमराइड्स होते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये कि इसको पाइल्स कहते क्यों हैं? पाइल्स इसलिए कहते हैं, पाइल्स जो है वो एक लैटिन वर्ड है जो बेसिकली जो है वो बॉल होता है, जैसे बॉल होती है उस शेप की जो चीज़ है उसको जो है ना पाइल कहते हैं। तो और ये बेसिकली लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। यस, ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो पाइल्स जो है बेसिकली इसमें ये होता है कि जो वैसे तो नॉर्मली हर इंसान में होते हैं, तीन बड़े पाइल्स होते हैं और बाकी छोटे छोटे होते हैं जो मतलब जब वो निकाल दिए जाए तो वो काम करते हैं अपनी। तो जो हेमरॉइड्स हैं वो बेसिकली जो हम बवासीर, जो खूनी बवासीर का नाम देते हैं जिसको, जिसमें दर्द नहीं होता, वो बेसिकली हेमरॉइड्स होते हैं। हेमरॉइड्स जो पाइल्स, जिनको हम आम ज़ुबान में आम इंग्लिश ज़बान में कहते हैं पाइल्स। तो सबसे पहले ये कि इसमें होता क्या है, इसमें ये कि जो पखाने वाले रास्ते से 2 या 3 या 1 मौका बाहर आता है जब पखाना करने के लिए ज़ोर लगाते हैं, और फिर वो या तो खुद ब खुद अंदर चला जाता है या फिर उसको खुद से अंदर करना पड़ता है, आपको हाथ से अंदर करना पड़ता है, या फिर सिर्फ जो है ब्लीडिंग होती है। बाकी कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि कहें कि जी इसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, बट जो है इसमें ब्लीडिंग होती है, इतनी नहीं होती कि जो है ना उससे जो है ना खून की कमी हो जाए, बट स्टिल होती है ब्लीडिंग। तो ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि जो बहाने वाले रास्ते का जो है ना वो रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से जो है मरीज़ को लगता है कि जिसको कब्ज़ है। तो ये बेसिकली हेमरॉइड्स हैं जिसको जो है ना हम पाइल्स में अगर हम कहें तो एक मैकेनिकी या मैकेनिकल एक प्रॉब्लम होती है। मैकेनिकल और साथ में ब्लीडिंग। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अक्सर हकीमों के इश्तिहारों में वो देखने में आता है जी, खूनी और बादी बवासीर का बिला ऑपरेशन इलाज। तो ज़रा वो खूनी और बादी भी ज़रा लोगों को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें कि उन टर्मिनोलॉजी से क्या मुराद होती है। वैसे तो जो है ना हर जो है इंसान की अपनी परसेप्शन है यहाँ पे। मतलब कोई जो है कहता है मुझे सिर्फ कहता है मुझे बवासीर हो गई है, कोई कहता है मुझे बादी हो गई है, कोई कहता है मुझे जो है ना खूनी हो गई है। लेकिन जहाँ तक मैंने अंडरस्टैंड किया, हर इलाके का अपना अपना जो है वो मिजाज होता है, अंडरस्टैंडिंग होती तो है। जहाँ तक यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस है वो ये खूनी बवासीर ये है कि जो पेनलेस होती है बिल्कुल, जिसमें दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, सिर्फ ब्लीडिंग, खून का अखराज होगा, खून का अखराज होता है और बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होता। ओके। और जो दूसरी बादी कहते हैं वो उसमें खून नहीं आता, लेकिन उसमें जो है दर्द होता है। अच्छा, उसको बादी कहते हैं। वो बेसिकली फिशर होता है जिसको बादी बवासीर कहते हैं। फिशर होता है, वो तो एक बीमारी डिफरेंट है। हाँ, फिशर तो अलग चीज़, अलग बीमारी है। और वो आपकी बात ठीक है कि देखें वजूहात में तो फिशर्स भी आ गए, एब्सेस भी हो गए जी, और खुदा न खास्ता कार्सिनोमा भी हो सकता है जी जी। और अलामात चूँकि मिलती जुलती हैं, इस वजह से एक ही सफ़ में महमूद यास को खड़ा कर देते हैं लोग। जी बिल्कुल। और कह देते हैं कि जनाब ये बवासीर हो गई है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये एक सफ़ में खड़े होने से हमारा
नुकसान क्या नुकसान होता कितना है, है, नुकसान बिल्कुल। कितना करते हैं। और ये जो हकीम वगैरह जो शर्ते इलाज के लिए कहते हैं, तो वो भी यही एक सफ़ में ही सबको ट्रीट करते हैं। ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप और मैं, चूँकि हम दोनों ही डॉक्टर हैं, तो हेमरेड्स की हम ग्रेडिंग करते हैं, तो वो ज़रा ग्रेडिंग भी नाज़रीन को बताइएगा कि उसकी दर्जाबंदी हम किस तरीके से कर रहे होते हैं हेमरेड्स की। इसके 4 ग्रेड्स हैं। एक तो ये फर्स्ट ग्रेड तो ये हो गया कि खून आ रहा है, कोई चीज़ बाहर नहीं आ रही पखाने वाले रास्ते से, ठीक है, उसको सिर्फ कहते खून हैं का खराज। खून का अखराज है, वो ग्रेड 1 है। ग्रेड 1 हो गया। ग्रेड 2 है कि वो मौके बाहर आए और ख़ुद ब खुद अंदर चले गए, पखाना करते हुए बाहर आए और ख़ुद ब खुद अंदर चले गए, इसको हम कहते हैं ग्रेड 2। अच्छा, इसमें ब्लीडिंग भी होती है, और ब्लीडिंग भी हो रही है, ब्लीडिंग भी हो रही है, मौका और बाहर आता है, बाहर भी आता है और अंदर चला जाता और वो खुद ब खुद अंदर चला जी, जाता है। ये तो ग्रेड 2 हो ग्रेड 2 ओके। और ग्रेड 3 ये होता है कि वो बाहर आता है, उसके बाद मरीज़ जो है वो तंग होता रहता है, फिर उसके बाद उसको खुद हाथ से पकड़ के अंदर करने पड़ते हैं। ये ग्रेड 3 हो ये गया। ग्रेड 3 होता है। और ग्रेड 4 हेमराइड्स होते हैं, वो होती बाहर हैं, होते बाहर आ बाहर। जाते हैं, उसको कहते हैं प्रोलैप्स हेमराइड, मतलब बाहर आके रुक जाते हैं, वो ना वैसे अंदर ही नहीं जाते। अच्छा, मैनुअली भी पेशेंट Manually। चाहे भी तो वो अंदर वापस वो वापस नहीं जाता। वापस नहीं। और या वो जाने करने के लिए तकलीफ बहुत होती है अगर उनको मैनुअली ओके, रिड्यूस तो वो ग्रेड 4 यानी कि शदीद तरीन आप कह लें। जी और खून का अखराज तमाम स्टेजेस में हो रहा जी, है। खून का अखराज तमाम स्टेज में राइट। है। देखें, अब बड़ी अंडरस्टैंडिंग और नाज़रीन के लिए बड़ी क्लैरिटी इसमें आना शुरू हो गई है, और हो सकता है काफ़ी नाज़रीन खुद ग्रेडिंग कर भी सकें। जी जी, आपने बिल्कुल। जितनी मुफीद मालूमात शेयर की हैं कि वो किस स्टेज से गुजर रहे हैं। अगर खाली खराज हो रहा है तो हम उसको ग्रेड 1 कह देते हैं, और अगर मौका बाहर आ रहा है और जो है उसको आप बासानी अंदर वापस धकेल सकते हैं तो वो ग्रेड 2 में आ जाएगा। जी, बिल्कुल। और ग्रेड 3 में ये है कि वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल से जाएगा, जी और ग्रेड 4 में ये कि वो बाहर ही मुश्किल रहेगा। जी, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम इसकी वजह की तरफ आते हैं कि हो क्यों जाता है हेमराइड्स। वजह जो है, एक तो ये मरूसी बीमारी भी है, मतलब अच्छा, फैमिली में भी फैमिलीज में भी रन करता अच्छा, है, रन करती है मतलब है इसका जो है जैसे हम ना, डायबिटीज़ हाइपरटेंशन की हाँ, बात लिंक, करें तो हाँ वो जी। फैमिलीज में रन करती है, तो ये भी जी जी, बिल्कुल। मरूसियत भी इसके अंदर हाँ, दूसरा मौजूद जो है। ये है कि अगर वॉशरूम में ज़्यादा देर तक बैठ के, जैसे मोबाइल वगैरह हम यूज़ करते हैं, या फिर कोई अखबार पढ़ना, या फिर कोई इस तरह का होता है, तो ज़ोर लगाते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, 10-15 मिनट बैठे, तो ज़ोर लगता रहता है और फिर वो हेमराइड्स बाहर आ जाते हैं। ठीक है, होते तो नॉर्मल चीज़ हैं, जब उसको आप ज़ोर लगाएंगे तो वो बाहर आ जाएंगे। असल में वॉशरूम का जैसे हमने जिक्र किया, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो अखबार में, तो देखिए ह्यूमन माइंड जो है ना, वो एक वक्त में एक ही, हमारे जो नर्व्स हैं एक ही काम कर सकते हैं। तो वो आई थिंक मेरा एक वो तज्जिया कह लें या वो अंदाज़ा लगा लें, आप बेहतर बता सकते हैं, कि आपकी तवज्जो डिवाइड हो जाती है। जब आप अखबार पढ़ रहे हैं तो आप एक काम कर रहे हैं, और दूसरा आप स्ट्रेन भी कर रहे हैं, आप जोर भी लगा रहे हैं, तो इस वजह से भी शायद ज़्यादा देर ये तक भी होता है, और फिर लोगों को आदत भी पड़ जाती है ना, वो तो मोबाइल के बगैर वॉशरूम में सर नहीं कुछ जाएंगे। कुछ लोगों को तो आदत होती है कि सुबह उठ के साथ ही अखबार लेना है, तो उनकी आदत है कि वॉशरूम तो जाना ही है, जी, तो चलो आराम से तसल्ली से बैठ के कमोड के ऊपर वो अखबार पढ़ेंगे और वो मोबाइल का इस्तेमाल भी कर लेंगे। जी, तो इसका मतलब है कि एक डेंजरस ट्रेंड है, इस तरह नहीं करना Dangerous चाहिए। trend है, मतलब इससे हेमराइड्स होते हैं, इसमें फिर कॉन्स्टिपेशन होती रहती है पेशेंट को, तो इस तरह के मसाइल होते हैं इससे। अच्छा, ये तो एक होगी ना डॉक्टर साहब, जी। सब लोग तो नहीं इस तरह करते होंगे, जी जी, लेकिन बाकियों में भी तो हो ही जाते हैं। बाकी वो मैंने आपको बताया, जैसे मरूसी भी होता है, मोरिसी भी हो गया, और वो हो जिनको गया। दायमी कब्ज रहती है डॉक्टर साहब, फ़र्ज़ करें मरूसियत भी नहीं है, जी जी फ़र्ज़ करें वो वॉशरूम में भी ज़्यादा देर नहीं बैठता, उसमें भी तो हेमराइड्स हो सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जो है, मुस्तकिल दायमी कब्ज जो है, वो भी इसकी एक वजह बन सकती है। जी बिल्कुल, वो भी इसकी एक वजह है, कुछ ज़ोर लगाना पड़ता है, ज़ोर लगा लगा के जो है जब खाना निकलता है तब ये हेमराइड्स भी बन जाते हैं साथ में। और अब हम दायमी जो कब्ज़ है उसकी मेन, डॉक्टर साहब आपके तजर्बे के मुताबिक क्या रीजंस बनती हैं? उसमें जो है डाइट बड़ी इम्पोर्टेंट है, डाइट इम्पोर्टेंट है। अगर देखें, हमारा यहाँ ज़ाहिर बात है, हम डेवलपिंग नेशन है, ज़्यादातर हमारे यहाँ जो फाइबर डाइट ही यूज़ होती है, मतलब ये मैं नहीं कहता कि फाइबर डाइट लें और लें, बट हम जो है एक तो पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, पानी पिएं, डाइट अच्छी लें, फ्रूट्स इस्तेमाल करें, सब्ज़ी खाएं, गोश्त लें, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम मसला नहीं है। तो क्योंकि हमारा ये होता है ना कि गोश्त से जो है ना, अब ये गोश्त खाएंगे तो हेमराइड्स हो जाएंगे, गोश्त खाएंगे तो कब्ज़ हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। बैलेंस डाइट होनी चाहिए, मतलब हर तरह की चीज़ें आप खाएं, अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, जी पानी जितना
रिक्वायर्ड है अपना पिए, डिहाइड्रेटेड ना जी। रहें, तो आप कब्ज़ को ही बचा सकते हैं। जी जी और इन बिल्कुल। अदर वर्ड्स आप हेमराइड्स से भी बच सकते हैं जी, अगर आप बिल्कुल। दायमी कब्ज़ ना और कुछ होने ये कि साइकोलॉजिकली भी होता है कि मरीज़ का होता है कि नहीं बस मुझे बहाना आना चाहिए, आज नहीं आया तो बस मैं क्या करूँ से। तो ये वाला भी एक फैक्टर अच्छा, होता लोगों है ने मतलब कि टाइम मैं लाइन्स भी रखी होती है टाइम ना, लाइन जी भी दिन में लगेंगे, हाँ, एक दिन में ना आया तो शायद मुझे कोई प्रॉब्लम हो गया है। वो प्रॉब्लम नॉर्मल, हर बंदे का बायोलॉजिकल सिस्टम डिफरेंट जी, होता जी। है, मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, बिल्कुल। खुराक हजम करने की स्पीड लोगों में डिफर कर आपकी रही होती खुराक है। भी डिफरेंट है ना, आप रोज़ एक चीज़ खुराक तो भी नहीं डिफरेंट खाते। कर रहे हैं, एक दिन एग्जैक्टली। आपने कोई चीज़ खाई है, एक दिन आपने कोई चीज़ खाई है, एक दिन आपने आपको टाइम अच्छा था आपने पानी ज़्यादा पिया, एक दिन आपने टाइम कम था आपने पानी कम पिया। हो सकता है उस दिन ना आए, थोड़ा सा इंतज़ार करना। एग्जैक्टली। अच्छा, अदर दैन दैट जो आपने बताया सर कि खून का अखराज होगा और वो जो मौके हैं वो बाहर आ जाएंगे, उसके अलावा तो कोई सिम्टम उसके अलावा महसूस जो नहीं है होते? ख़ारिश होती है क्योंकि वो वहाँ पे पखाने की जगह के ऊपर पखाने की खारिश जगह पे होगी। क्योंकि अच्छी तरह साफ़ नहीं कर सकते, तो फिर वो वहाँ पे ख़ारिश भी होती है, स्वेलिंग होती है, मतलब कपड़े ख़राब होते हैं, वो ये तो फिर सारे तहारत के मामला हैं। इश्यूज भी तहारत मतलब के वो इश्यूज़ भी आते आने हैं। शुरू हो जाते जी। होंगे। वो तो खैर बीइंग मुस्लिम हमारे लिए काफ़ी फिर वो जी, जी, अलार्मिंग भी हो जाता होगा बिल्कुल ना। ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स की तरफ अगर आएँ, जो हमारे तर्ज़ ज़िंदगी में आजकल के जो ख़ास तौर पे एक मशीनी दौर में हम जिसे कह रहे हैं दिन रात चल रहे हैं, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन में और हेमराइड्स में? ऑब्वियसली इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होते हैं, बट स्टिल जो है प्रॉब्लम वही है कि अगर आप ठीक है बिज़ी हैं, तो एक पानी की बोतल साथ रखने में कोई हर्ज नहीं है, अच्छी खुराक खाने में कोई हर्ज नहीं है। आप बाहर से खाना ज़रूरी नहीं है कि बाहर से खाएँ, आप घर जाके भी खा सकते हैं। जो हमारे जो घरों में डाइट होती है वो बैलेंस डाइट होती है, जो हम बाहर से बैलेंस खाते भी हैं वो होती है और बैलेंस साफ़ सुथरी भी साफ़ होती है ना, सुथरी भी हाइजीनिक होती भी है, होगी। बाहर हाइजीनिक तो भी कुछ होती नहीं है। पता आपको क्या खिलाया जा रहा है। जी। प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी हाँ, होती है चीज़ों की, हुँ, बड़े अच्छे फैंसी तरीके से आती हैं, लेकिन बैक एंड पे किचन में किस तरीके से प्रिपेयर हो रहा है। जी। मैं डॉक्टर साहब सेडेंटरी लाइफस्टाइल के बारे में ज़रा आपसे पूछना चाह रहा था कि हमारा हम बहुत सहल पसंद कौम अनफॉर्चुनेटली बन गए हुए हैं। उसकी सादा तरीन मिसाल आप ये लगा लें कि मुझे याद है लड़कपन के दौर में जब हम किसी दोस्त के घर जाते थे, मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो हम अल्लाह तवक्कल ही जाया करते थे कि जाएंगे, वहाँ पर बाइक या गाड़ी खड़ी की, उतरे गाड़ी से और बेल दी और पूछा जी फ़लाँ दोस्त है नहीं है, हुआ तो मिल लिया, ना हुआ तो वापस आ गए उल्टे कदम। अब देखें ट्रेंड क्या है, मैंने आपको घर से पिक करना है, मैं आपके घर के बाहर पहुंचूंगा, मैं आपको मोबाइल पे कॉल करूंगा, मैं इतनी तरद्दुद नहीं करूंगा कि मैं गाड़ी से उतर के बैल ही दे दूँ। तो ये हमारा लाइफस्टाइल अनफॉर्चुनेटली कुछ इस किस्म का बनता जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सेडेंट्री हमारा होता जा रहा है। वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें। जी, बिल्कुल, एक्सरसाइज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली कि एक्सरसाइज़ तो बहुत वो तो इम्पोर्टेंट है, हमारी वर्जिश ज़िंदगी से रोज़ाना निकलती जा रही है। वर्जिश करनी है आपने, वर्जिश देखिए करेंगे जी, पहले आपको कब बिल्डिंग्स के अंदर लिफ्टें नहीं होती थी, आप सीढ़ियाँ चढ़ के ही आते थे, सीढ़ियाँ कर चढ़ के उतर के ही आप नीचे आते थे। अब लिफ्ट लगी हुई है, आपने लिफ्ट का बटन दबाया, आप ऊपर चले गए, नीचे आ गए। घर से तैयार हुए, गाड़ी में बैठे, दफ्तर पहुँचे और जनाब उसके बाद कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं, फारिग हुए, गाड़ी में बैठे, घर आए, घर से दोबारा उधर। जी, तो बिल्कुल, इसका मतलब है कि लाइफस्टाइल हमारा जो एक लेस एक्टिव लाइफस्टाइल है, वो भी कंट्रीब्यूट समहाउ कर रहा है। जी, बिल्कुल, खुराक तो अपनी सही। जगह है ही है, सिलेक्शन ऑफ फूड और डिहाइड्रेशन वो तो है ही है, लेकिन ये भी एक कंट्रीब्यूशन बिल्कुल, ये इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट ये करता है। कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको अब हम डायग्नोज कैसे करेंगे? इसके कोई डायग्नोज़ टेस्ट होते हैं या एग्जामिनेशन? वैसे तो जिस तरीके से आपने बताया कि एक विज़िट के ऊपर उसकी अलामात, पेशेंट हिस्ट्री बताता होगा और आप एग्जामिन करते होंगे, तो फॉर अ एक्सपर्ट सर्जन लाइक यू, तो मेरा ख्याल है कि राइट अवे आप डायग्नोज कर लेते होंगे कि जनाब ये मसला है, जी, या कोई बिल्कुल। टेस्ट वगैरह भी होते हैं स्पेसिफिक? नहीं, इसमें सिर्फ एग्ज़ामिनेशन पे ही आपको पता चलता है। एग्जामिनेशन एग्ज़ामिनेशन करना होता है और एनोस्कोपी करनी होती है। अच्छा, एग्ज़ामिनेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखें लोग जो है ना वो इसमें जो है शाई होते हैं। मतलब आप कभी अब देखें जिस तरह हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके आउटडोर्स होते हैं, इतना रश होता है। वहाँ पे जो है किसी एक कोई प्राइवेसी भी आके मेंटेन करना वो ज़रूरी है। बताना ये है कि जी सर मैंने बवासीर है, वही बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा ये स्टिग्मा लोग समझ रहे होते हैं जिगर जी, वाला काम है। कलंक का टीका समझ रहे होते हैं, बिल्कुल और ऐसे ही मुझे है। तो मतलब यानी बवासीर को तो इन्होंने जो है वो ऐसा मजाक में भी लोग जो है ना एक दूसरे को कह देते थे छेड़ रहे होते हैं जी। हाँ, छेड़ रहे होते हैं। तो वो बेचारा आके जो है ना ऐसे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है इसके लिए, और एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया ना इतनी मोटी किताब है,
जिसमें बीमारियां लिखी हुई हैं। बेले एंड लव। बेले एंड लव नहीं, बेले एंड लव के अलावा एक किताब है अच्छा। जो मेरे पास क्लिनिक में पड़ी हुई है, इतनी मोटी किताब है जिसमें सिर्फ पेरिएनल डिजीजेज हैं, सिर्फ पेरिएनल डिजीजेज हैं, यानी कि पखाने की जगह की बीमारियां इतनी ज़्यादा हैं। जी जी। अब वो उनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे अब वही है, फिशर है, उसको भी हम बवासीर कहते हैं, खून आया फिशर है। फिर हम जो है, जो पेरियनल एब्सेस है बन गया मरीज़ को, इन्फेक्शन हो गई वहाँ, वो भी हाँ। कहते हैं मुझे बवासीर है। फिस्चूला बन गया, सर में बवासीर है, चेक। अब ये चीज़ें हैं। अब अक्सर हमारे पास लोग आके कहते हैं डॉक्टर साहब मैं दिखाना नहीं, मैंने दवाई दे दो। जब अब देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। मैं फिर उनको वो किताब दिखाता हूँ, मैं कहता ये देखो, अब इतनी बड़ी किताब है, इसमें सारी डिजीजेज लिखी हुई हैं, जी। तो इनको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। मेरे लिए आपको ये तशख़ीस करना ज़रूरी है कि आपको है क्या। देखिए, हेमरॉइड्स का इलाज अलग है, फिशर का इलाज अलग है, एग्जैक्टली, फिस्टुला का इलाज अलग है, एब्सेस का इलाज अलग है, सबका मतलब डिफरेंट। और ये नहीं कि कोई एक ट्रीटमेंट सब पे लागू हो जाए, सबके ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो नाज़रीन, डॉक्टर वकास ने एक बड़ा अहम पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट किया है कि खुदा न खासा में से कोई भी शख्स को ये आर्ज़ा लाहक है बवासीर का, या तो ये एक बड़ी ब्रॉड टर्म है उसकी, जिसने डॉक्टर साहब ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं जिनसे एक जैसी अलामात आ रही होती हैं। तो इसमें शर्मिंदगी महसूस ना करें, डॉक्टर साहब के पास जाएँ तो एक तो अपनी अलामात पूरी तो आप बता ही देंगे, लेकिन एग्जामिनेशन ज़रूर करने दें। ख़ुद से डायग्नोस करके ना जाएँ कि जनाब मुझे हेमरेड्स हैं तो डॉक्टर साहब उसका मुझे इलाज लिख दें। वजह यह है कि जब तक डॉक्टर साहब को एग्जैक्ट वजह नहीं पता चलेगी तो वो उसका ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसकी काफ़ी वजूहात हो सकती हैं, और सबको एक ही कैटेगरी में ना शामिल कर लें कि बवासीर है, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, और हर एक का तरीका इलाज भी फ़र्क है जो आगे चल के हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कोई हमारे पास नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट मेजर्स हैं कि जिसमें मरीज़ की सर्जरी ना करनी पड़े और हेमराइड्स को दवाइयों या लाइफस्टाइल में कुछ तब्दीली लाने से ही हम इलाज कर सकें इसका? जी बिल्कुल, हमारी भी हद्दुल इम्कान यही कोशिश होती है कि बग़ैर सर्जरी के हम इसका ट्रीटमेंट कर दें। लोग आते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, हमारे पास नहीं आते बगैर सर्जरी के। जब सर्जरी का टाइम आ जाता है तब आते हैं सर। हमारे पास। हकीम ने जो क्लेम किए होते हैं ना वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई ये तो सबसे बेस्ट है। जो हमारा पहले वाला काम है वो हकीम कर रहे होते हैं, तो जब हमारे पास आते हैं तब सर्जरी के लिए आते हैं। इसीलिए जब कहते हैं कि जो हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो सर्जरी कर देनी है, भैया आए इतने लेट हो तो अब क्या करें। तो इसमें नॉन सर्जिकल मेथड्स हैं, बिल्कुल बहुत बेहतरीन मेथड्स हैं। जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई आप जो है थोड़ा सा ये कि साइकोथेरेपी करें, वॉशरूम में ज़्यादा टाइम ना लगाएं। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, वेट कर लें, अभी नहीं तो 2 घंटे बाद हो जाएगा, 3 घंटे बाद हो जाएगा, बस जोर ना लगाएं ज़्यादा। अच्छा, लाइफस्टाइल चेंजेस में फिर आपकी डाइट भी आ जाती है, बैलेंस डाइट लें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप छोड़ के बैठ जाएं। गोश्त छोड़ के बैठ जाते हैं लोग, एनीमिया उसकी वजह से हो जाता है, उसकी वजह से हो ना हो तो, लेकिन गोश्त छोड़ने की जी अल्लाह ताला ने जितनी देखें फूड की वैराइटीज़ बनाई हैं जिसमें प्रोटीन है, नशास्तदार ग़िज़ाएँ हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, सबकी ज़रूरत होती है बैलेंस डाइट की। तो डॉक्टर साहब कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि मतलब गैस्ट्रिक मोटिलिटी को या कब्ज़ को, मतलब नॉर्मल खाने पीने की चीज़ों की बात कर रहा हूँ, जो कब्ज़ कुशा जिसको हम कहते हैं, कि वो भी अगर कब्ज़ का अर्जा चल रहा है, जिस तरह इसबगोल का छिलका होता है, वो भी बेनिफिशियल होता है। देखिए, इसबगोल का छिलका जो है, हम पहले ही फाइबर डाइट इतनी लेते हैं, इसबगोल का छिलका एक और लेके एक लोड या कैस्ट्रॉयल जो है उसका, वो तो फिर देखें हैं तो बहुत सारी, डायरिया करने के लिए तो कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। बट स्टिल जो है मेडिकल में भी काफ़ी सारी मेडिसिन भी ऐसी हैं, जैसे लैक्टोलोज हो गया, डोफालेक्स सिरप होता है, और इसके अलावा स्किलेक्स ड्रॉप्स हैं, स्किलेक्स टैबलेट्स हैं। बट स्टिल देखें आप, ये चीज़ें हम बगैर सोचे समझे नहीं देते, क्योंकि हम ये देंगे तो पेशेंट एडिक्ट हो जाता है फिर इसका, फिर डोफालेक के बगैर उसको पखाना आएगा नहीं, फिर क्या करेंगे, कंडीशनिंग हो गई उसकी, फिर एक और प्रॉब्लम में वो फंस जाता है। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस हैं कि आप अपनी डाइट सही कर लें, आप अपने एक्सरसाइज शुरू कर दें, वॉशरूम में ज़्यादा टाइम मत लगाएं, और हाइड्रेशन लेवल अपना मेंटेन करें, पानी ज़्यादा रखें। हाँ, इससे नहीं होता फिर उसके बाद हम जो है उसको जो है सिरप देते हैं कि भाई आप ये सिरप ले लें, इससे जो है ना आप एडजस्ट कर लें। उससे भी नहीं होता तो फिर हम जो है
फिर हमारे पास और भी तरीके हैं, जैसे हम बैंडिंग कर देते होते हैं, इसको बैंडिंग हो जाती है, बैंड्स लगा देते हैं हेमराइड पे। जस्ट आउटडोर प्रोसीजर है, ये नहीं कि जो है ना ऑपरेशन अपने ऑपरेशन नहीं है कि आपने एडमिट होना है, हाँ, ओपीडी के अंदर ही हो जाता है। ओपीडी में ही बैंड लगाते हैं और बैंड लगा के हम घर भेज देते हैं। जहाँ पे हम बैंड लगाते हैं वो पेनलेस होता है बेसिकली जगह, तो वहाँ पे हमें वो कोई सेंसेशन वगैरह नहीं होती, तो वहीं से हम बैंड लगा के घर भेज देते हैं। तो उसके बाद फिर अब सर्जिकल मेजर्स आ जाते हैं। तो सर्जिकल मेजर्स भी बहुत हैं। तो जो डेफिनेट तरीका तो वो तो यही है कि ओपन सर्जरी जिस तरह हम करते हैं हेमराइडेक्टमी, वो है, वो डेफिनेट तरीका है। बाकी हर तरीके के कोई ना कोई डॉक्टर साहब वो भी recurrence इतनी भी ज़्यादा है। कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी तो नहीं होती ना? नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस और थोड़ा सा उसका दौरानिया कितना होता है आमतौर पर? एक सीधा साधा केस आया है हेमराइड्स का, तो उसमें कितनी देर का ऑपरेशन होता है और पेशेंट कितने दिनों में ठीक हो जाता है? वैसे तो सर्जरी में तो 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन वो लेकिन anesthesia एनेस्थीसिया देना पड़ता है। वो कमर तो में मिल टीका मिलाकर लगाते हम हैं। समझेंगे तकरीबन घंटा घंटा सवा एक घंटा तो लग हो जाता गया। है। और डाउन टाइम कितना होता है? कितने दिन बाद पेशेंट दोबारा बैक टू नॉर्मल हो जाता है? अगले दिन पेशेंट को छुट्टी दे देते हैं, बल्कि Perfect. ये तो जो है डे केयर प्रोसीजर है, 4-5 Admit भी घंटे नहीं बाद, होना? 6 घंटे बाद आप छुट्टी दे दें। और उसके बाद जो है थोड़ा सा ये है कि फिर उसके बाद केयर करनी पड़ती है, क्योंकि ज़ख़म जारी बात है, पकाने वाली जगह है, वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो जो ज़ख़म बन जाता है उसको हम बंद नहीं करते, खुला ही छोड़ते हैं। बंद भी करते होते हैं बट उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, इसीलिए हम जो है उसको खुला छोड़ते हैं। तो बाद में पेशेंट का थोड़ा सा कपड़े वगैरह ख़राब होते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है, बीच में थोड़ा सा वो पीरियड भी आता है कि उसमें उसको पेन भी होती है। जब सर्जरी करा के जाता है तब नहीं होती, लेकिन जो है ना 1 हफ्ते बाद या 4-5-6 दिन बाद उसको पेन होती है, तो थोड़ा सा मुश्किल है वो ये पुल्स रात लेकिन से उसके लिए गुजरना। आई एम श्योर कि जब आप डिस्चार्ज करते हैं पुल्स पेशेंट रात को, को से गुजरना होता है मरीज़ ने थोड़ा चले सा वो ना। पुल्स रात तो पेशेंट ने क्रॉस कर लिया, 1 हफ्ते बाद पेन हुई, लेकिन ऑफ कोर्स आपने डिस्चार्ज करते हुए दवाइयाँ भी लिखी होती होंगी ना जी उसकी, कि बिल्कुल, भी आप दवाइयाँ लिख उसको के देते करने हैं, के लिए। अगर पेन है तो पेन के मेडिकेशन दे देते हैं। जी बिल्कुल। तो वो ज़ाहिर बात है आपको दोबारा पेशेंट को आना पड़ता है। अगर पेन है तो आए हमारे पास, हम दोबारा उसको वो करते हैं। आते हैं पेशेंट, ऐसे ये नहीं जो करवाते हैं वो हमारे पास आते हैं, और उनको हम जितना कंफर्टेबल रख सकते हैं कंफर्टेबल रखते हैं, और 3 से 4 हफ्ते में ज़ख़म भर जाते हैं, उसके बाद पेशेंट ठीक है। ठीक है ना, सारी ज़िंदगी का सुकून हो जाता है पेशेंट को। अच्छा नाज़रीन, देखें ये बड़ा एक अहम पहलू जो है डॉक्टर वकास ने वाज़े किया है यहाँ पर, कि जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हकीमों के जो इलाज हैं, खूनी और बदी बवासीर का बग़ैर ऑपरेशन इलाज, ये क्यों इतना कामयाब होता है, लोग क्यों इस तरफ इतना राग़िब होते हैं? उसकी वजह ये होती है कि इस तरह के इश्तिहार में पहली जो आपको सोच कन्वे की जाती है वो ये है कि अगर आप डॉक्टर के या सर्जन के पास जाएंगे तो उन्होंने आते साथ ही आपको ऑपरेशन कर देना है, जो कि हकीकत उसके बरक्स है। जिस तरह डॉक्टर वकास ने बड़ा तफसीली बताया कि सबसे पहले आपको तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियाँ एडवाइस की जाती हैं, आपको पानी ज़्यादा पीने का कहा जाता है, ऐसी हैबिट्स जिस तरह कि वॉशरूम के अंदर ज़्यादा देर बैठना या बहुत ज़ोर लगाना, उनको आपने अवॉइड करना है, और साथ कुछ खाने वाली दवाइयाँ भी दी जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपके साथ ही आप जाएंगे और डॉक्टर साहब कहेंगे कि चलें जी आएँ जी ऑपरेशन की टेबल पे आ जाएं, आपको ऑपरेशन करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब आप चले गए हकीम के पास, हकीम ने अपने ही अंदाज़े लगाए, कई वजूहत हो सकती हैं, उसने बवासीर समझ कर ट्रीट करना शुरू कर दिया, कुछ दे दिए, कुछ फक्कियाँ दे दी आपको, आपने वो खाना शुरू कर दी, मर्ज़ आपका वहीं का वहीं है, और अल्टीमेटली जब वो आपको कोई अफाका नहीं होगा तब आप सर्जन के पास जाएंगे तो वो उस वक्त इतना पेचीदा हो गया होगा कि डॉक्टर को लामहला फिर सर्जरी करनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट बड़ा एक समझने वाला है कि डॉक्टर्स के पास नॉन सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं जो कि आपको दिए जा सकते हैं, तो लिहाजा घबराएं नहीं, और हकीम और ये देसी टोटके और तरीका इलाज करने के बजाय आप क्वालिफाइड सर्जन से रब्ता करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब फ़र्ज़ करें हमारे मुल्क में, आपको भी पता है कि बदकिस्मती से एक तो हमारा शरह ख़वानगी बहुत लो है इस मुल्क की, तालीम का स्टैंडर्ड भी अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है, और गुर्बत का दौर है, पॉवर्टी लाइन से काफ़ी हमारी पॉपुलेशन पिछले कुछ सालों में नीचे जा चुकी है। तो लुबे-लुबाब ये है कि चाहे जहालत हो, चाहे माशी जो है वो मसाइल हों, हमारे बेचारे पेशेंट कई दफ़ा डॉक्टर के पास नहीं जा पाते। तो अगर हेमराइड्स इसको हैं, अब हम हेमराइड्स की ही बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को के ऊपर नहीं हम डिस्कस करते। हेमराइड्स अगर हैं और वो अनट्रीटेड है, पेशेंट ने इलाज मान लीजिए के लिए कुछ नहीं किया, इसके वर्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है?
इसकी कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। मीन्स जब कॉम्प्लिकेशन होंगी तो मरीज़ को खुद पता चलेगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि बाहर आ जाएंगे, ग्रेड 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे, पेशेंट को स्टूल वगैरह करने में प्रॉब्लम होगा, ब्लीडिंग होगी, हो सकता है एनीमिया भी हो जाए, मतलब उसके खून की कमी हो जाए। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो लेकिन समटाइम्स जो है अंडरलाइंग कोई जो है कैंसर वगैरह भी हो सकता है। हेमरॉइड्स की जो एक कॉज भी है कि जो है ना, अगर कैंसर है तो वो भी हेमरॉइड्स बनाते हैं। तो हो सकता है कि वो जो है कैंसर, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एग्जामिन कराना एक दफ़ा ज़रूरी है, एक दफ़ा मुआयना कराना ज़रूरी है आपके लिए। अगर खुदा ना खास्ता कैंसर डायग्नोस हो गया तो वो तो फिर बड़ी थॉरो पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी कि उस जगह तक महदूद है कैंसर या पूरे जिस्म में खुदा ना खास्ता जी फैल गया बिल्कुल हुआ है। ऐसे ही है। और फिर बीमारी का जो प्रोग्नोसिस है वो भी उसके ऊपर डिपेंड बट करेगा। ये नहीं कि हेमरॉइड्स की वजह से कैंसर हो जाता है, बट कैंसर पहले से मौजूद होता लेकिन है। कैंसर की वजह से हेमरेज हो सकते वजह से हैं, हेमरॉइड्स तो ये होते अहम हैं। बात है ना जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल। तो ये तो फिर और ज़्यादा इस चीज़ को अहम कर देते हैं कि इस तरह का कोई भी मसला हो तो क्वालिफाइड सर्जन के पास जाकर एग्जामिनेशन ज़रूर करवाएं। एग्जामिनेशन ज़रूर करवा और लें, लंबे इसमें चौड़े कोई देखें हर्ज टेस्ट भी नहीं है। आपने जिस तरह बताया कि कुछ कोई लंबे चौड़े टेस्ट भी नहीं है, जिस तरह कई बीमारियाँ हैं हार्ट के डिसऑर्डर्स में आप देखें एंजियोग्राफी भी करवाई जाती है, कितने टेस्ट करवाए जाते हैं एक्सपेंसिव। इस केस में तो ओपन एंड शट केस है कि आपने एग्जामिन करना है और आपने जो उसकी वजह है वो राइट वे आपने मालूम कर लेनी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस मौजू की मुनासबत से हेमरॉइड्स के ऊपर हमने डिस्कशन की, बड़ी मुफीद मालूमात आप ऑलरेडी भी शेयर कर चुके हैं, लेकिन टेक होम मैसेज चीदा चीदा जो पैगामात लुबे लुबाब समरी जो भी कहना चाहें वो आप अवामुन नास को इस मौजू की मुनासबत से क्या देना चाहेंगे? ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी। अच्छा, एक तो ये कि हेमरॉइड्स इसको शर्मिंदगी मत बनाएं। मतलब आप जाएं डॉक्टर के पास, जाएं डॉक्टर को बताएं कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ज़ाहिर बात है बैठे हैं, आपका मसला हल करने के लिए बैठे हैं। और अच्छे सर्जन्स के पास जाएं। सर्जन्स जो है वो बेसिकली ट्रेंड हैं हेमरॉइड्स को ट्रीट करने के लिए। तो जनरल फिजिशियंस शायद इतना आपको मुफीद इन्फॉर्मेशन ना दे सकें, लेकिन सर्जन्स आपको ज़रूर जो है मुफीद इन्फॉर्मेशन भी देंगे। अगर कोई और बीमारी है तो वो भी बताएंगे आपको। तो बाकी जो है ये शर्तिया इलाज वाला हकीम और जो डिस्पेंसर वगैरह हैं, ठीक है, ये सीखते तो हमसे ही हैं स्टिल, बट जो है ना उनके पास जो है अवॉइड करें। आप पहले डायग्नोज करवाएं, ठीक है, हेमरॉइड्स हैं तो फिर तब डॉक्टर के पास जो है इलाज कराने में हर्ज नहीं है। तो दूसरा, जब सर्जरी की ज़रूरत है तो बिल्कुल मत हिचकिचाएँ, सर्जरी करवाएं, अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारें। एक जो है मुसीबत को साथ लेके मत घूमें। एक जो है अनकंफर्टेबल आपके लिए जो है एक पोजीशन होती है, मतलब आप जो है ब्लीडिंग हो रही है, आपको कब्ज़ हो रही है बार बार, तो ये जो है आपको एक दफ़ा डॉक्टर के पास ज़रूर आना चाहिए। आखिर में मैं नाज़रीन डॉक्टर वकास एच कुरैशी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने एक इंतहाई ये जो एक आम बीमारी है हेमरॉइड्स या बवासीर, उसके ऊपर आपको इतनी अच्छी और मुफीद मालूमात इस प्रोग्राम की वसातत से आप तक पहुँचाई। और उम्मीद करता हूँ कि तवाना पाकिस्तान की पिछली एपिसोड्स की तरह आपको ये प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।